कक्षा 7 के बच्चों, मैं आज आपको हिंदी में आपकी पुस्तक मंजरी से पाठ 3 का वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता है। ये वीरों के ऊपर कविता लिखी गई है और इसकी जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव भी प्राप्त था। सत्याग्रह माने सत्य के लिए लड़ने के लिए। मुकुल इनकी एक रचना थी। पहले साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया। और इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। मैं इनके बारे में सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि इन्होंने हमेशा सत्याग्रह पर या वीरों के ऊपर, स्वतंत्रता संग्रामियों के ऊपर, आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के ऊपर अच्छी कविताएं हमेशा से लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इस कविता में भी बसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। इसका शब्दार्थ देखिए। उदधि अर्थात समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, दिगंत दिशा का छोर, अनंग कामदेव, वसुधा मने पृथ्वी, पुलकित माने रोमांचित होना, कंत उसको पति भी कहते हैं, साथ में प्रिय कहो चाहे पति। मारू एक बाजा होता है जो युद्ध के समय बजाया जाता है। गलबाहें गले के बाहों का हार, कृपाण माने तलवार, ज्वलंत माने प्रकाशवान, प्रचंड माने बहुत अधिक तीव्र, दुरंत माने अति गंभीर, हंत माने खेद, स्वच्छंद माने स्वाधीन, चितवन माने देखना, दृष्टि। ये आपका शब्दार्थ है। इसको मैं आपको भेज दूंगी, कॉपी में लिख लीजिएगा साथ में। अब कविता को हम लोग देखते हैं। पहले भी इसके पहले जो कविता आई थी उसमें मैंने आप लोगों को इसका पद्यांश का जब लिखते हैं इसका अर्थ, उसके पहले प्रसंग संदर्भ लिखना होता है। पहले ये बताया था कि इसमें कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीरों का कैसा हो वसंत नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता, इसकी कवित्री, चूँकि ये स्त्री हैं तो कवित्री इनके लिए लिखा जाता है, और अगर पुरुष होते हैं तो कवि लिखा जाता है। तो इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। संदर्भ में इस कविता में बसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। कविता देखिए। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंतक, वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमालय भी पुकार के कह रहा है। और हे उदधि, उदधि अर्थात समुद्र, समुद्र की जो गर्जना है वो भी बार बार पूछ रही है। प्राची पूर्व दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, भू माने पृथ्वी, नभ माने आकाश, और जितने भी 10 दिशाएं हैं वो सब बार बार पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश के किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आपने सरसों के फूल देखे होंगे। जब सरसों के फूल चारों तरफ दिखते हैं रंग बिरंगे, तो जैसे लगता है कि शहद को लेकर के
कामदेव आ गया हो, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो वीरों के जीवन में बसंत तभी आता है जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियाँ मना पाते हैं, अन्यथा उनका जो बसंत होता है वो युद्ध की तैयारी में ही निकल जाता है, नगाड़े बजाते हुए। वीरों के रंग का जो होता है वो रण का विधान जो होता है वो वीरों का बसंत होता है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत, जीवन मृत्यु सब जो है वो उसी के सहारे छोड़ देते हैं। ये रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जब वो युद्ध भूमि में जाते हैं तो वो ये सोच करके जाते हैं कि पता नहीं मैं लौट के वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। वही उनका आदि रहता है, वही उनका अंत भी रहता है। अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों को हथेली पर रख के चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, पराजय मिलेगी तो मृत्यु होगी। कवित्री पुनः प्रश्न करती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। इसके आगे देखिए, गलबाहें हो या हो कृपाण, चलचितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री फिर कहती है कि एक तरफ वीरों का जो कृपाण माने अस्त्र शस्त्र है वो सुसज्जित दिखाई देता है, और दूसरी तरफ चल चितवन हो या धनुष बाण, दूसरी तरफ जो उनकी पत्नियां होती हैं वो अपने पति के बाहों का हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती है, युद्ध जाने वाले वीर तुम कृपाण चुनोगे या अपनी पत्नी को, बाहों के हार को या धनुष बाण संभाले नैनों के बाण को। वे विलास में जीवन को तुम चुनना पसंद करोगे या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाओगे। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका बसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का बसंत किस प्रकार से होना चाहिए, अपने पत्नी के साथ में मिलके होना चाहिए या हाथ में तलवार लिए होना चाहिए, या जो दीन दुखियों हैं उनको बचाने के लिए या रस विलास में युक्त होकर के होना चाहिए। इस प्रकार बताओ कि वीरों का बसंत किस प्रकार का होना चाहिए। आगे फिर कवित्री कहती हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत, अतीत माने जो बीत गया, हे अतीत तुम अपने देशवासियों को युद्ध की सच्चाई के बारे में ज्ञान कराओ। अतीत की चुप्पी को तोड़ने के लिए कहती है कि युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का भी भला नहीं होता। हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रहते हैं, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों ही खाली हाथ रहते हैं। जब लंके तुझमें क्यों लगी आग, हे लंकेश्वर तुम्हारे लंका में आग क्यों लगी थी, लंका में आग क्यों लगी थी, इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध हुआ वो किस प्रकार से हुआ, इसलिए इन सब बातों को जागो और जगाओ और बतला। हे कुरुक्षेत्र तुम भी बताओ, हे लंका तुम भी बताओ, तुम अपना अपना अनुभव लोगों को दो कि लड़ाई करने से किसी का भी भला नहीं होता है और दुनिया को युद्ध के संकट से कैसे बचाना चाहिए, तभी वीरों का बसंत अच्छे तरीके से हो सकता है और जो दुनिया है वो युद्ध के संकट से बच सकती है। हल्दी घाटी का शिलाखंड, हे दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां जलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री चाहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने। हल्दी घाटी का युद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिंहगढ़ के किले का भी नाम सुना होगा। ऐसे स्थलों का आवाहन करना चाहिए जिसके लिए महाराणा प्रताप ने, नाना साहब ने और आदि वीरों ने अपने गौरव के द्वारा जो ज्वलंत स्मृतियां जगाई थी, ताकि देश हमारा सुरक्षित रह सके। नौजवानों में उस प्रकार से आज ये चेतना भरना चाहिए जिससे कि वर्तमान में नरसंहार को रोका जा सके। लास्ट की लाइन है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, ये कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हन, वीरों का कैसा हो बसंत। अब पहले की
पहले वाले भूषण नहीं रह गए, ये कवियों के नाम हैं। भूषण चंद्र नहीं रहे, चंद्र जैसे कवि नहीं रहे, जो छंदों में भी जान डाल, जो छंद पढ़ते थे, कविता पढ़ते थे तो उसमें भी जान आ सकती थी, बिजली अर्थात उसमें भी जान आ जाती थी। अब हे कमल बंद स्वच्छंद नहीं, अब लोगों की जो कमल है, हे कमल बंदी स्वच्छंद नहीं, जो कलम है वो भी अब आज़ाद नहीं रह गई कि लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खुल करके लिख सकें, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। फिर हमें बतावे कौन हन, वीरों का कैसा हो बसंत। तो अपनी पाती को, अपने विचार को अपने अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी कलम से सही बात को नहीं लिख सकते, क्योंकि लोगों को स्वच्छंदता से लिखने की अनुमति नहीं है। लोग स्वच्छंद नहीं है, लोग जो है गुलाम हो गए हैं एक दूसरे के, कि अगर हम स्वच्छंदता से कुछ लिखेंगे तो उसका परिणाम हमको अच्छा नहीं मिलेगा। फिर हमें बतावे कौन हन, वीरों का कैसा। जहाँ पर इस प्रकार की बातें रहेंगी तो हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। इस कविता में वीरों को और आज के समय के अनुसार लेकर के इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। अब मैं इसके आगे आप लोगों को इसी लेसन के अंतर्गत ये मैंने आप लोगों को इस कविता की मैं लाइन हो रही से लेकर के कैसा हो पसंद, ये है आ रही हिमाचल से पुकार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भावार्थ है, और लास्ट लाइन का फिर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका मैं ये आप लोगों को किताब से डाल दूंगी और इसका प्रसंग आप लोगों को प्रसंग सहित लिखना है। ये देख सकती हैं आप लोग इसको। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीरों का कैसा हो पसंद नामक पाठ से ली गई है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता में बसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगी, पाठ डालेंगी, इसको डालने के बाद इसको लिखेंगी और इसकी जो लाइन है कविता की, ये इसमें इसको मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी और इसका भावार्थ प्रसंग सहित लिखेंगी। पहले संदर्भ और प्रसंग लिखेंगी, फिर इसका देखिए भावार्थ भी है। हिमाचल पुकार रहा है, समुद्र बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सहित 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। ये इसका 4 लाइन का भावार्थ है। और लास्ट लाइन का जो सरल भावार्थ मैंने इसलिए लिखने को आपको दिया कि आप इसको अच्छे से याद भी कर सकेंगी और कॉपी में लिख के हमको सेंड कर सकेंगी। 4 लाइन का ये हो गया। और दूसरा देखिए, ये भूषण अथवा से लेकर के हो बसंत तक का ये भी मैं सेंड करूँगी और इसका भावार्थ ये है। कवित्री कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। अर्थात जो भी कविता लिखी जाए, पहले लोग कविता लिखते थे, छंद लिखते थे, तो ऐसे लगता था कि कोई उसमें जान आ गई हो। आज कवियों की कलम आज़ाद नहीं है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। ये इतना मैं भावार्थ आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग कॉपी में लिख करके मुझको सेंड करेंगी। और कुछ अभ्यास कार्य है, आपकी किताब का ही है ये अभ्यास कार्य। पर्यायवाची शब्द है, कुछ जो आवश्यक चीज़ें जो हमको लगी कि आप उनको लिख के दिखा सकेंगी और इसको याद भी करना होगा, ये आप अपने अभ्यास कार्य का है। ये निम्न शब्दों के पर्यायवाची मैंने पहले ही बताया है कि पर्यायवाची अर्थात एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द रहता है और उसके कई अर्थ रहते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो जैसे भू माने होता है पृथ्वी, जमीन, उसी प्रकार से इसका किसी का 4, किसी का 3, इसका आपको अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखना है और इसको याद भी करना है। तो देखिए अब कैसे है ये भू माने पृथ्वी, आपके ये कविता का ही है, आपके कविता से ही इसमें दिया गया है। भू अर्थात भू का कई अर्थ है, धरा भी इसको बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं, वसुधा भी बोलते हैं और भूमि बोलते हैं, और भी कई होते हैं, लेकिन 3 या 4 आपको याद करने होंगे। फिर से देखिए, भू माने पृथ्वी, इसका 4 अर्थ है, धरा,
पृथ्वी, वसुधा और भूमि। अब देखिए नभ। नभ का पर्यायवाची देखिए, नभ शब्द है। नभ के भी इतने अर्थ हो सकते हैं, आकाश, गगन, व्योम और अंबर। फिर से देखिए नभ का, आकाश, गगन, व्योम और अंबर। आगे देखिए पुष्प अर्थात फूल। पुष्प का पर्यायवाची भी 4 है। पर्यायवाची माने इसके अनेक अर्थ हैं, फूल, कुसुम, सुमन, गुल। मैंने बहुत ही सरल से शब्द आप लोगों को लिखवाए हैं जिसमें कि आप इसको सहजता से याद कर सकिए। और भी कई होते हैं लेकिन मैंने चुन के सरल शब्द जो है आप लोगों के लिए इसमें लिखे हैं। मधु, मधु को शहद, मकरंद, पुष्परस। थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको आप याद कर सकती हैं। फिर बिजली का विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। थोड़ा सा मधु का ही है, थोड़ा सा कठिन है। और सारे जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं और इनके जो ये शब्द दिए हुए हैं सबके बहुत ही सरल दिए हुए हैं। बिजली का फिर से लास्ट में देख लीजिए, विद्युत, विद्युत को भी बिजली ही कहते हैं, दामिनी भी को भी बिजली कहते हैं, चंचला को भी बिजली कहते हैं, चपला को भी बिजली कहते हैं। ये आपका पर्यायवाची शब्द है, तो इसको भी आप अपने कॉपी में उसके आगे लिखेंगी और इसको फिर याद भी करेंगी और हमको सेंड करेंगी। फिर अब लास्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरे जैसे आप लोग कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब मुहावरे शब्द होते हैं जिसके अर्थ भी होते हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो अब आप इसको देख सकती हैं, मुहावरे आपके हैं, ये मुहावरे के शब्द हैं। इसका ये मैंने अर्थ लिख दिया है जिसमें कि आप लोग इसको याद कर सकें और इसका ये वाक्य प्रयोग है। पहला मुहावरा देखिए, दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होगा पराजित करना, क्योंकि आपके प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। तो ये आपके मुहावरे हैं, मुहावरे का ये शब्द है, इसका ये अर्थ है और इधर इसका वाक्य प्रयोग मैंने किया है। तो देखिए पहला, दांत खट्टे करना, ये मुहावरे का शब्द है, इसका अर्थ हुआ पराजित करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। तो जो शब्द होता है ये इसी को लिखना होता है और इसको अंडरलाइन कर देना होता है फिर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये आपका मुहावरे का शब्द जो इसके अंतर्गत आया। दूसरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होगा करारा जवाब देना, मतलब पलट के जवाब दे देना, अच्छे से जवाब देना, परास्त करने वाला। छक्के छुड़ाना इसका अर्थ लिखेंगी आप करारा जवाब देना। इसका देखिए वाक्य प्रयोग इसी का है, छक्के छुड़ाने का। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको सारे वाक्य प्रयोग इसलिए इस प्रकार का बनाया गया है कि आपका जो ये कविता थी ये वीरों को लेकर के बनाई गई थी, तो आपके इस वाक्य प्रयोग में भी वीरों के ऊपर ही सारी चीज़ें लिखाई गई हैं। कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध का नाम आपने सुना होगा, 2019 में हुआ था। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, माने उनको करारा जवाब दिया था, उनको परास्त किया था, युद्ध में हराया था। अब तीसरा आप देखिए, अंगारों पर चलना। ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ होगा जोखिम भरे काम करना, माने कठिन से कठिन काम को करना, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका ये वाक्य प्रयोग देखिए, इसमें भी आप करारा जवाब देने वाले में छक्के छुड़ाना है, तो सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे वाक्य प्रयोग का लिखने के बाद। फिर अंगारों पर चलना का देखिए, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी बेहिचक अंगारों पर चलते थे। अंगारों पर
चलते थे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी मैंने जो लड़ाई करते थे वो बेहिचक, मैंने बिल्कुल हिचकते नहीं थे ना डरते थे, अंगारों पर चलते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जोखिम भरे काम करते थे। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, खेत रह जाना। खेत रह जाना माने रणभूमि में मारा जाना, सन्न रह जाना, रणभूमि में मारा जाना। चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रह गए, माने रणभूमि में मारे गए। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे ऐसे। चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान या सैनिक कुछ भी लिख सकती हैं, खेत रह गए मैंने रणभूमि में मारे गए। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 आपके मुहावरे हैं, उन चारों के मैंने अर्थ लिखा है और इधर वाक्य प्रयोग किया है। आप भी खूब साफ साफ ऐसे लिख करके इसको याद करेंगी और हमको जल्दी ही इसको जो है व्हाट्सएप में भेजेंगी। आप लोग बहुत लेट में काम करके भेज पाती हैं। तो फिर से देखिए, पर्यायवाची का काम करना है, मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। और इधर आपको ये संदर्भ और प्रसंग इसलिए मैं लिखा देती हूँ कि क्लास में आप लोगों को दोबारा फिर बता देती हूँ, ब्लैक बोर्ड में समझा देती हूँ। इसके लिए ब्लैक बोर्ड की बजाय मैं आप लोगों को इस प्रकार से लिख करके सेंड करती हूँ कि आप कम से कम इसको याद कर सकेंगे। ठीक है, तो और मैं इसका जो कार्य है इसको मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। धन्यवाद।